Welcome to Super Fast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए नया सेशन, जहां पर हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कि तो इससे पहले जो है सेशन को स्टार्ट करने से पहले सभी को जल्दी शेयर कर दो सब लोग, और जो अपने दोस्तों को जोड़ लो। सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं तो इस क्लास को स्टार्ट किया जाएगा बढ़िया तरीके से। फटाफट जल्दी शेयर करिए और सेशन को जल्दी से लाइक कर दो आप लोग। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले ध्यान से सुनते हैं एक मोटिवेशन को, जो अपने जहन में उतारना है आपको और अपने आप को इम्प्रूव करना है, आगे बढ़ाना है। तो ध्यान सुनिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों, ध्यान से। रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, तू आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। फिर सुनिएगा आप लोग अच्छे से। रातें भी अच्छी होंगी, मंजर भी अच्छा होगा, आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन और उत्साह के साथ इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग सीखेंगे बहुत कुछ, और वो भी बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक या बहुत सारी चीज़ें, जहाँ पर एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन उठने वाला है। तो इस टॉपिक का नाम है, ध्यान रखें, विद्युत फ्लक्स एवं गॉस का प्रमेय। क्या नाम है इस टॉपिक का? विद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय। गॉस का नियम कहिए चाहे प्रमेय कहिए, ठीक है। अब होता कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% जो है बनने वाला है। एग्जाम से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा, ध्यान रखना है आपको। तो हम लोग यहाँ पर इस लेसन में इस टॉपिक में बहुत सारा कुछ सीखने वाले हैं। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से ध्यान रखें आप लोग, कम से कम जो है 5 से 7 नंबर बनने वाला है। ठीक है, कितना नंबर? 5 से 7 नंबर बनने वाला है। ठीक है, इतना से इतना नंबर मिलेगा इस लेसन से, इस टॉपिक से, ध्यान रखना है आपको। तो इसलिए इस टॉपिक को हर एक पॉइंट को पॉइंट अच्छे से पढ़ना है और जानना है और सीखना है, वो भी इंजॉय के साथ। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी इस क्लास में आ जाएं, जल्दी से जल्दी सभी को शेयर कर दो, सभी लोग जल्दी आ जाएं। तो चलते हैं और हेडिंग कर लीजिए आप लोग। क्या? विद्युत फ्लक्स। क्या हेडिंग करना आप लोगों को? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, जैसे कि इसके नाम से लग रहा है फ्लक्स। फ्लक्स तो मतलब क्या होता है? कुछ न कुछ क्या होगा? फ्लक्स होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखो ये होता क्या है, अगर ये जान गए तो आपको जो है आगे गॉस के प्रमेय जानने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। एंड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर से जरूर उठाता है। तो ध्यान रखिए, यहाँ मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, कोई पृष्ठ है। चलो मान लो ये क्या है, कोई ऐसा कोई पृष्ठ है, कोई सरफेस है, पृष्ठ है, सरफेस या पृष्ठ है। अब देखो होता क्या है, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, हमने पढ़ाया था। ठीक है, कि विद्युत बल रेखाएं होती हैं जो काल्पनिक बल रेखाएं हैं। ऐसे ये जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का नाम भी गॉसियन पृष्ठ होता है। ध्यान रखना, क्या नाम होता है इसका? गॉसियन पृष्ठ। आगे बताएंगे इसके बारे में अच्छे से। तो गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। क्यों गॉसियन कहते हैं? क्योंकि जो गॉस है यहाँ पर, यहाँ जो गॉस हैं, गॉस एक्चुअली ये ना एक साइंटिस्ट हैं। क्या है? साइंटिस्ट। इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक गॉस, जिन्होंने इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में पूरा सब कुछ बताया है। और वो सारा कुछ आपको जानना है एंड सीखना है। देखो मान लो विद्युत बल रेखाएं ऐसे गुजर रही हैं। ठीक है, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जा रही हैं, विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं, यहाँ से ऐसे गुजर रही हैं। अब समझना ये है, मान लो यहाँ पर कोई थोड़ा सा क्या होगा, इसका इस पूरे का मान लो क्षेत्रफल S है। क्या है क्षेत्रफल? क्षेत्रफल पूरे का S है। क्षेत्रफल क्या है? S है, या पृष्ठ S है। ये पूरा का पूरा कैसा पृष्ठ है? काल्पनिक पृष्ठ। ठीक है, ये सरफेस कैसा है? इमेजिनरी है, ना कि रियल में है। जैसे कि आपको करंट लगता है तो कभी बिजली जाते हुए दिखता नहीं है, तो वैसे ही क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है? काल्पनिक पृष्ठ है। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ मान लो यहाँ पर एक छोटा सा इसका अल्पांश है ds, और यहाँ विद्युत बल रेखा निकल रही है, तो यहाँ से क्या होगा? E होगा, जो कि विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र इधर E से ऐसे निकलेगा। अब देखो यहाँ से इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या है, ये यहाँ पर मान लो ये अल्पांश क्षेत्रफल इसका क्या है, मान लो इसका अल्पांश क्षेत्रफल हमने कहा क्या है
ds है, ठीक है, क्या याद रखना है, ds, चाहे उसको इससे बाहर लिख लो खींच के, क्या है, ds, ध्यान रखना, ठीक है, ds विद्युत क्षेत्र इस तरफ, बाकी ये ds, ये इसका अल्पांश है, अल्पांश क्षेत्रफल है, ये थोड़ा सा क्षेत्रफल है, जबकि पूरा क्षेत्रफल क्या है, s है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है, पूरा s। अब कैसे इसका परिभाषा बनाओगे, तो ये आपको ध्यान करें, ये सारी रेखाएं, ये जो भी रेखाएं हैं कैसी हैं, काल्पनिक बल रेखाएं हैं, ठीक है, ये सारी विद्युत बल रेखाएं हैं जो कि हमेशा प्लस आवेश से दूर जाता है और माइनस आवेश के पास की ओर आता है। तो इसको हेडिंग कर लीजिए विद्युत फ्लक्स, और यहाँ पर जान लेते इसकी परिभाषा। देखो, किसी काल्पनिक पृष्ठ से लिखेंगे, किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से, काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली, पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ध्यान सुनिए, फिर से बता दे रहे हैं, ये जो बल रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है, ये जो बल रेखाएं गुजर रही हैं इस पृष्ठ से, तो हमने इसका परिभाषा क्या बनाया, किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध जो विद्युत क्षेत्र है इसमें स्थित, किसमें, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या वो इसको कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ध्यान रखना है, विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ से जो भी बल रेखाएं गुजर रही हैं, कहाँ से, इस पृष्ठ से बधी हुई है, इसका अल्पांश क्षेत्रफल ds है, इसका विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, ध्यान रखना आपको, ये क्षेत्रफल, और ये जरूरी याद रखना है आपको, ये क्या है, क्षेत्रफल अल्पांश ds है, और ये आपका क्या है, E है विद्युत क्षेत्र। तो इसको बढ़िया से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। हमने कहा विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध, ठीक है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध, ठीक है, या पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। फाई का मतलब फ्लक्स होता है, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर फाई ई, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं, इतना कर लीजिए, इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। इतना नोट कर लीजिए आप लोग, जल्दी करिए, और इस डायग्राम को अच्छे से बना लेना है, इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए आप लोग। इस डायग्राम को जल्दी से बना लीजिए, ये बना लीजिए और इसको लिख लीजिए अच्छे से, इतना काम कर लीजिए आप लोग। तो ये बढ़िया लेसन है, लेसन का नाम क्या है, विद्युत फ्लक्स एंड जो है गॉस थ्योरम या गॉस का प्रमेय। चलिए, इतना हो गया, आगे बढ़ाते हैं। अब देखो आगे, इसको हटाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो परिभाषा क्या होगा, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली या किसी विद्युत क्षेत्र में से पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, संख्या की माप को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ध्यान रखना। आगे देखो, हमने कहा इसे किससे, फाई से व्यक्त करते हैं। तो फाई ई बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, ध्यान से देखना, फाई बराबर फार्मूला होता है इंटीग्रेशन, पृष्ठ कैसा है, पूरा बंद है, तो चाहे तो ये क्लोज कर लो, ठीक है, या फिर एक चीज़ और लिख सकते हैं, और E इंटू डी ए, अगर डी एस लिए हैं तो डी एस भी कर सकते हैं या डी ए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर डी एस ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे डी एस करो चाहे डी ए, एस मतलब सरफेस, ए मतलब एरिया, ठीक है, ये चीज़ भी लिख सकते हैं।
यही फार्मूला आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए कैसा, फाई ई बराबर यहाँ पर सी लगा दो, क्या लगा दो, सी, सी मतलब क्लोज, ठीक है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, ठीक है, क्योंकि ये एक दूसरे का विलंबोत होते हैं इसलिए यहाँ पर वेक्टर फॉर्म आता है, तो आप ये लिख सकते हैं फार्मूला। अगर यही बढ़ाना चाहो तो आगे भी इसको बढ़ा सकते हो, कैसे करोगे, देखो, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन क्लोज है, अगर ये वेक्टर और डॉट हटाते हैं, वेक्टर और डॉट हटाते हैं तो यहाँ से मिलेगा ई डी एस कॉस थीटा, क्योंकि एक फार्मूला होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, तो इस फार्मूले को हमने यहाँ पर यूज किया है, जहाँ से डॉट और ये हटने, वेक्टर हटने पर, डॉट हटने पर क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया, तो यहाँ पर भी कॉस थीटा आ गया। अब अगर यहाँ से ई और कॉस थीटा को बाहर कर लें तो फार्मूला मिल जाएगा फाई ई बराबर ई कॉस थीटा बाहर, यहाँ पर इंटीग्रेशन डी एस क्या है, इसका अल्पांश क्षेत्रफल है, ये जो डी एस दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है, इसका अल्पांश थोड़ा सा क्षेत्रफल है। अगर टोटल क्षेत्रफल चाहते हैं, टोटल क्या है, एस है, तो यहाँ पर एस भी रख सकते हैं, तो लिखेंगे फार्मूला बढ़ा के आगे, फाई ई बराबर ई, इसकी जगह एस कॉस थीटा, ई एस नहीं दिख रहा है क्या, ऊपर देख लीजिए, इसको ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, हटा के लिख देते हैं, यहाँ पर इसको आप कर सकते हैं क्या, फाई ई बराबर ई, इसकी जगह एस, तो ई एस कॉस थीटा। अब ये एस कहाँ से आता है, तो ध्यान करें आपको एस कहाँ से आता है, चूंकि इंटीग्रेशन डी एस का पूरा वैल्यू कितना है, इस एस के बराबर है, तो यहाँ पर एस हमने, ये संपूर्ण क्षेत्रफल है इसका, ठीक है, तो इतना काम कर लीजिए, इतना लिख लीजिए जल्दी से, यहाँ से यहाँ तक लिख लेना आपको जल्दी से, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए पूरा, ये पूरा देखिए, यहाँ से ये लिखना है, ये फिर ये लिखना है, फिर ये फार्मूला लिखना है, कैसे यहाँ से यहाँ बनाया है ये चीज़, ठीक है, ये, और फिर लास्ट में आपको ये वाला फार्मूला लिखना है। इतना काम करिए जल्दी से। हो गए दोस्तों, इतना हो गया है। अगर इतना हो गया तो इसको हम हटाते हैं और जो है आगे बताते हैं आप लोगों को, इसका मात्रक और इसका बीमा निकालते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं, शायद इसको भी हटा दो, अभी के लिए यहाँ पर इसको कोई काम नहीं है। तो ये डायग्राम पर जो है आधारित है। तो हमने कहा किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को क्या कहते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, फाई ई से। तो अब निकाल लेते हैं इसका मात्रक फाई ई का। तो फार्मूला क्या आया था, फाई ई बराबर आया था ई एस कॉस थीटा, ये आया था। अब यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से मात्रक निकालते हैं। तो मात्रक देखिए, ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है यहाँ पर, ये आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता है, ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता है। तो यहाँ से इसका मात्रक हमने बताया था, दो मात्रक बताया था। तो ध्यान से देखना आप लोग, एक मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम ये होता है। ये देखो, ये आपका एस है। एस मतलब क्या है, क्षेत्रफल है, सरफेस है। क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसको बनाओगे तो मिल जाएगा क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ये क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्या, मात्रक हो जाएगा। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये दूसरा मात्रक निकाल लो, ये वाला निकाल लो। इसका हमने कहा था वोल्ट प्रति मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट
प्रति मीटर, यहाँ पर इंटू में मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो एक मात्रक और इसका मिल जाएगा क्या, वोल्ट मीटर। क्या मिल जाएगा, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो हमने 2 मात्रक इसका बता दिया है। तो ध्यान रखना है आपको कि जो विद्युत फ्लक्स है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या फिर वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है, वोल्ट मीटर। इसको लिख लीजिए। अब देखो होगा क्या, यहां से ना इसका बीमा निकालते हैं, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं। इसका बीमीय सूत्र निकालते हैं। तो देखो यहां से इसी वाले मात्रक से देख लो, यहीं से, यहां से देख लो, हमने ई का निकाला था तो चाहे तो ई और एस का एक साथ कर लो या फिर यहाँ से निकाल लो, इस मात्रक से यहाँ से निकाल लो पूरा का पूरा। तो न्यूटन का होता है, क्या होता है, एम एल टी माइनस 2 मीटर स्क्वायर, मतलब एल का 2, क्षेत्रफल का स्क्वायर L2। ठीक है, आगे देखो, आगे यहाँ गुलाम है, गुलाम क्या होता है, 80 होता है। क्या होता है, 80। अब देखो यहाँ से जब बढ़ाएंगे तो इधर आपके प्लस में है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बाकी देखो L2 और एक ये, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो मिलेगा, एक साथ करेंगे तो मिलेगा M L L, देखो 2 और एक 3, तो यहाँ पर 3। ठीक है, आगे देखिए T माइनस 2 है, एक ऊपर जाएगा यहाँ से ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो 2 और एक 3 हो जाएगा, तो मिलेगा T माइनस 3। और A भी ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, A माइनस 1, A माइनस 1। तो इसका वीमा क्या मिल गया, ये आपका विमीय सूत्र है। क्या ये है विमीय सूत्र है, डायमेंशन फार्मूला। क्या मिला, तो ध्यान रखना आपको, M L3 T माइनस 3 A माइनस 1। ठीक है, M L3 T माइनस 3 और A माइनस 1 किसका, विद्युत फ्लक्स का। ठीक है, इतना काम कर लीजिए, जल्दी से इतना कर लीजिए, जल्दी इसको लिख लीजिए। इतना काम कर लीजिए, फिर इसको हटाते भी हैं। ठीक है, अगर राशि पूछ सकता है, अगर राशि पूछ ले आपसे, मान लो राशि कहे कौन सी राशि है, तो राशि भी आप लिख सकते हो, क्या, अदिश राशि। क्या लिखोगे, अदिश राशि। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटी। तो ये देखो यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन उठ सकता है, कहाँ से, मात्रा की बात करेगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, यहाँ से एक नंबर क्वेश्चन आ चुका है। या फिर दूसरा मात्रा आपको ध्यान रखना है, क्या, वोल्ट मीटर। ठीक है, एंड बीमा की बात करेगा तो बीमा ML3 T माइनस 3 A माइनस 1 होता है। राशि की बात करेगा तो अदिश राशि। कौन सी राशि होता है, अदिश राशि, ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। बढ़ते हैं इस कंडीशन के पास। ठीक है, कभी कभी सवाल आता है इसे, तो सवाल आएगा तो कंडीशन पूछ सकता है, 0 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 180 डिग्री, तो वो देख लेते हैं। एंड ये चीज एग्जाम में आ भी चुका है, ध्यान रखना है आपको। देखो फार्मूला क्या मिला था, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा। ठीक है, इतना। अब देखो यहाँ से कंडीशन लगाते हैं। पहला कंडीशन, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो 0 डिग्री हो तो क्या मिलेगा, फाई ई बराबर ई एस कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर रखेंगे फाई ई बराबर ई एस इंटू में 1, यहाँ लिख देंगे चूंकि कॉस 0 डिग्री बराबर 1। अब देखो वैल्यू ये क्या है, गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस में ही मिलेगा, तो फाई ई बराबर ई एस, प्लस में क्या, ई एस। तो 0 डिग्री पर हमेशा जो भी फ्लक्स बनेगा, जो भी विद्युत फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स कैसा बनेगा, धनात्मक बनेगा। ध्यान रखना है, क्या बनेगा, धनात्मक। ठीक है, फ्लक्स कैसा बनेगा, धनात्मक। इसको नोट कर लीजिए,
इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लीजिए इतना। चलिए हो गया। अगले कंडीशन चलते हैं। अगले कंडीशन पर अगर थीटा का मान 90 डिग्री हो तो दूसरा कंडीशन देखिए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री हो तो फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री रखेंगे तो फाई ई बराबर ई एस इंटू कॉस 90 का मान 0 तो 0 लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे चूंकि कॉस 90 डिग्री बराबर 0। अब देखो हमने एक बताया तरीका, 0 से टकराया क्या हो जाएगा, चोर चोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 से टकराएगा तो चोर चोर, तो मिल जाएगा क्या, फाई ई का मान कितना 0, फाई का मान क्या 0। ठीक है, ये भी कर लीजिए, ये भी लिख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन पर। चलिए हो गया दोस्तों, इसको हटा दें। ठीक है, हटाते हैं। तीसरा कंडीशन देखो, अगर थीटा का मान 180 डिग्री हो जाए तो, अगर जो थीटा है उसका वैल्यू 180 डिग्री हो जाए तो, इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री तो हो तो, चलो यहाँ पर हो तो क्या आएगा, फाई ई बराबर ई एस कॉस थीटा का कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब बढ़ाएंगे आगे तो मिलेगा फाई ई बराबर ई एस कॉस 180 का मान -1 होता है तो -1 रखेंगे, यहाँ दिखाएंगे चूंकि कॉस 180 डिग्री बराबर -1, 180 डिग्री बराबर -1। ठीक है, तो लिखेंगे आगे फाई ई बराबर माइनस गुणा करेंगे तो माइनस ई एस मिल जाएगा। तो हमको ये चीज़ प्राप्त हुआ कि माइनस यहाँ पर ऋणात्मक होता है तो 180 डिग्री क्या मिल रहा है, फ्लक्स ऋणात्मक, जबकि 0 डिग्री पर धनात्मक। ठीक है, लिख लीजिए इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। हो गया, नोट कर लीजिए इसको भी जल्दी से। ठीक है, लिख लीजिए। हो गया डन, इसको हटा दें। ठीक, हटाते हैं। अब यहाँ पर ना एक नोट पॉइंट करना है, नोट में स्टार में 2000 की नोट में लिखना है। वो नोट पॉइंट क्या है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, ये नोट पॉइंट आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक बार पूछा था, विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं और धनात्मक फ्लक्स और ऋणात्मक फ्लक्स का अर्थ है, क्या अर्थ है। तो नोट पॉइंट में, नोट में, ठीक है, अगर फ्लक्स धनात्मक है तो देखो, अगर धनात्मक फ्लक्स है तो इसका मतलब क्या है, और अगर ऋणात्मक फ्लक्स है तो इसका मतलब क्या है। एग्जाम पूछ चुका है तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो 2 पॉइंट हमने बताया, क्या एक तो धनात्मक और दूसरा क्या, ऋणात्मक फ्लक्स का अर्थ। तो देखो पृष्ठ दिखाते बना के, पृष्ठ क्या करते हैं, बनाते हैं। अगर कभी भी फ्लक्स निकलेगा, पृष्ठ से क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है, बाहर निकल रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, धनात्मक होगा, फ्लक्स क्या होगा, धनात्मक। और इसे उल्टा करते हैं, अगर कभी भी पृष्ठ क्या होगा, ये भीतर जाएगा फ्लक्स,
बल रेखाएं क्या होंगी, भीतर जाएंगी, तो फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पृष्ठ के भीतर जाता है, सॉरी पृष्ठ से बाहर जाता है, बाहर जाता है बल रेखा। जो बल रेखाएं वो क्या होती हैं, पृष्ठ से बाहर क्यों निकलती हैं, जो बल रेखाएं जा रही हैं क्या होती हैं, बाहर, तो इस कंडीशन में धनात्मक, और इसमें भीतर की ओर, भीतर की ओर जाती है। कौन जाती है, ध्यान रखना है आपको, विद्युत बल रेखाएं। कौन, विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो जब विद्युत बल रेखाएं जो हैं पृष्ठ से बाहर की ओर जाएंगी तो क्या होगा, फ्लक्स कैसा होगा, धनात्मक काम करेगा, और वही जब पृष्ठ के भीतर जाएंगे तो कैसा काम करेगा, ऋणात्मक। एग्जाम में ये चीज़ आया था, किसमें आया था, एग्जाम में ये चीज़ आ चुका है, ध्यान रखें आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको वो कर लें, लिख लें अच्छे से, लिख लीजिए ये चीज़। ठीक है, तो कभी बल रेखाएं, जो विद्युत बल रेखाएं अगर वो बाहर निकलेंगी, बाहर जाएंगी पृष्ठ से, तो कैसा होगा फ्लक्स, धनात्मक, और अगर भीतर जाएंगी तो अंदर की ओर जाएंगी या भीतर जाएंगी, तो इस कंडीशन ध्यान रखना है क्या होंगी, अंदर की ओर या भीतर की ओर जाएंगी तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ये आपको याद रखना है, इसको लिख लो और ये डायग्राम बना लो ताकि इससे याद रहे धनात्मक कब होगा, कब ऋणात्मक होगा। ठीक है, इतना डन कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे गॉस के प्रमेय की तरफ चलते हैं। लिख लीजिए जल्दी से, फास्ट जल्दी करिए। और ये भी दो जो है 2000 की नोट में लिखना है इसको, ठीक है, नोट है ना, ये देखो नोट पॉइंट, तो नोट पॉइंट में था। ठीक है, इसको हटाते हैं। अब देखो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है अगला टॉपिक क्या, गॉस का प्रमेय। और एग्जाम में हर साल आता है कि गॉस का प्रमेय क्या है, और इसका निगमन कीजिए और इसको जो है बताइए। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है गॉस का प्रमेय। तुम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। ठीक है, एग्जाम में क्या हुआ, कई बार आया है ये, ध्यान रखना है आपको। क्या, गॉस का प्रमेय या नियम, गॉस का प्रमेय या नियम, या नियम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम आर ला, चाहे इसको गॉस का नियम कहिए चाहे गॉस का थ्योरम कहिए, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब देखो गॉस का प्रमेय होता क्या है, तो बहुत आसान है। ठीक है, क्या है ये, बहुत आसान है। कोई बंद पृष्ठ है, ध्यान सुनिएगा, कोई बंद पृष्ठ है, ठीक है, उससे जितना भी फ्लक्स निकलेगा उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब यहाँ देखो फार्मूला, देखो फार्मूला, और फिर फार्मूले से उसको बताते हैं, लिखेंगे इस नियमानुसार। फार्मूला होता है φE बराबर Q/ε0, या फिर यही लिख सकते हो Q × 1/ε0, इसका फार्मूला है। कैसे बनाओगे, तो हम कहेंगे इस नियम अनुसार, क्या लिखेंगे, इस नियम अनुसार या गॉस के नियम अनुसार, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसमें उपस्थित या पृष्ठ में उपस्थित आवेश का, ठीक है, 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, देख लो फिर से, हमने कहा किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, जो भी निकलेगा क्या, फ्लक्स निकलने वाला कुल फ्लक्स, इस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना
1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही गॉस का प्रमेय या फिर गॉस का नियम कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप जान पा रहे हो एग्जाम में कई बार आ चुका है, बहुत बार एग्जाम पूछा है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, ध्यान रखें आप लोग। तो डायग्राम यहाँ नहीं बनाना है, केवल आपको जानते रहना किसी बंद पृष्ठ से जितना भी कुल फ्लक्स निकलेगा उसमें उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब देखो यहाँ पर ε0 क्या है, ε0 याद करो, हवा या निर्वात क्या है, हवा या निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता है, विद्युतशीलता है। और हमने इसका मान भी बताया था, कितना था इसका मान, तो ε0 बराबर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड प्रति मीटर या फिर कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मान। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से ये हेडिंग करिए, गॉस का प्रमेय या फिर नियम, और ये पूरा ये लिखिए फार्मूला। एंड ये पूरा हमने जो यहाँ पर लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इतना यहाँ से यहाँ तक का लिख लेना है। यही परिभाषा लिखने पर आपको 3 नंबर मिल जाएगा। एग्जाम में हर साल आता है ये टॉपिक, इसको जल्दी नोट करिए। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको हटा दिया जाए। अब देखो अगला जो हेडिंग करना है वो क्या है, तो ध्यान से हेडिंग करना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में जो है ये जरूर पूछेगा। तो गॉस की नियम की उत्पत्ति, गॉस के नियम की उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति या फिर उसकी व्याख्या, या फिर क्या उसकी व्याख्या, मतलब गॉस का जो नियम था ये कैसे निकलता है वो चीज़ आपको ध्यान समझना है। ठीक है, एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये आपको डायग्राम ध्यान से देखना है, ये डायग्राम ध्यान से देखना है। ठीक है, मान लो क्या है, ये है एक गॉसियन पृष्ठ है, ये क्या है, गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ है। क्यों इसका नाम गॉसियन पृष्ठ रखा, क्योंकि गॉस ने खींचा था। अगर आप खींचते तो यहाँ पर क्या लिखा होता, आपका नाम। ठीक है, आपका पृष्ठ, आपका नाम लिखा जाता है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ से होता क्या है, ये गॉसियन पृष्ठ है और यहाँ पर मान लो एक पॉइंट है ये, और अगर यहाँ से जो वैल्यू निकालेंगे तो ध्यान से पॉइंट आपको लेना है पूरा। ठीक है, जैसे शंकु होता है वो वाला पूरा पॉइंट है। अब मान लो इस पॉइंट पर, मान लो इस पॉइंट का नाम O है, क्या है, O है, और यहाँ से जो है यहाँ से यहाँ तक एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम P है, इस पॉइंट का नाम क्या है, P है। यहाँ पर मान लो प्लस क्यू आवेश स्थित है, यहाँ पर कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ना, ये जो दूरी है मान लो स्मॉल वाला R है, छोटका वाला क्या है, R है, R दूरी है। ठीक है, स्मॉल R दूरी है, और ये पूरा का पूरा क्या है, गॉसियन पृष्ठ है। अब देखो यहाँ से मान लो इसका पूरा क्षेत्रफल S है और इसका अल्पांश क्षेत्रफल ds है, और यहाँ से विद्युत क्षेत्र E बाहर की ओर क्या हो रहा है, निकल रहा है। विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर ये थीटा डिग्री जो है, थीटा डिग्री कोण बना रहा है, ध्यान रखना है आपको। तो ये डायग्राम बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है और इसी पर पूरा का सब कुछ होने वाला है। ठीक है, पूरा का पूरा जो डेरिवेशन होगा वो इसी पर होने वाला है। और यहीं पर हम निकालेंगे आगे यहाँ पर डी ओमेगा, जिसको घनकोण कहते हैं, क्या कहते हैं, घनकोण। ठीक है, वो भी यहीं लिख दे रहे हैं ताकि आगे जब बताएंगे तो ध्यान से आपको समझना है। हो गया, डायग्राम फिर से एक बार देख लो।
हमने कहा माना हमने जो है एक गॉसियन पृष्ठ खींचा और इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल S है। पूरा क्षेत्रफल क्या है? S है। या पूरा पृष्ठ क्या है? S है। ठीक है, पूरा सरफेस S है और इसका अल्पांश क्षेत्रफल ये क्या है? DS है। क्या है अल्पांश क्षेत्रफल? DS। ये हमने खींचा ना यहाँ पर DS। ठीक है, DS, ध्यान रखना DS। अगर नहीं दिख रहा हो ध्यान से देख लो यहाँ पर DS। और यहाँ से विद्युत क्षेत्र निकल रहा है क्या? E। विद्युत क्षेत्र क्या है? E। ठीक है, इतना चीज़। अब हमने कहा माना एक बिंदु जो है O है, तो लिखेंगे यहाँ पर माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। प्लस क्यू आवेश स्थित है। O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिसका अल्पांश क्षेत्रफल ds है और विद्युत क्षेत्र E है, वेक्टर E है। इतना लिख लीजिए, इतना नोट कर लीजिए आप लोग, इतना नोट कर लीजिए अच्छे से, बड़े इतना नोट कर लीजिए। इतना हो गया। चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए आगे, यहाँ से आगे देखिए, एक एक पॉइंट समझिएगा। यहाँ से देखो, हमने कहा इसका अल्पांश क्षेत्रफल क्या है? E है। तो हम कहेंगे बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमने निकाला था। किसी बिंदु आवेश कारण कितना आया था? E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में R²। इसको बना लो समीकरण क्या? 1। ठीक है, तुमने कहा बिंदु P पर यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E का मान कितना होता है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान में R। हमने पढ़ाया था ना, किसी बिंदु आवेश कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये चीज़ इतना कर लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, हम कहेंगे अल्पांश क्षेत्रफल ds के कारण उत्पन्न विद्युत फ्लक्स। ये गॉसियन पृष्ठ है, तो ये इधर खींच लेते हैं, लिख लेते हैं गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन सरफेस। ठीक है, फ्लक्स अल्पांश क्षेत्रफल ले रहे हैं, थोड़ा सा ले रहे हैं, तो अगर थोड़ा क्षेत्रफल होगा थोड़ा सा विद्युत फ्लक्स भी आएगा। तो लिखेंगे d फाई ई हो, तो d फाई ई बराबर क्या होता है? तो ध्यान रखना है, वेक्टर E डॉट वेक्टर ds। जैसे इसको हटाएंगे तो d फाई ई बराबर मिलेगा क्या? E डॉट और ये वेक्टर हटाने पर क्या आएगा? E ds cos थीटा। क्या आएगा? E ds cos थीटा। ठीक है, इतना कर लीजिए आप लोग। इतना नोट कर लीजिए।
इतना नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, यहाँ पर पूरा पॉइंट अच्छे से समझिएगा, नहीं दिक्कत होगा। हमने कहा कि इसका जो अल्पांश क्षेत्रफल है ds कारण उत्पन्न क्या विद्युत अक्ष फाई ई हो तो डी फाई ई, तो डी फाई ई बराबर ई डी एस वेक्टर फॉर्म में। जैसे वेक्टर हटाते हैं ई डी एस कॉस थीटा आता है। तो आगे बढ़ाते हैं, यदि कुल फ्लक्स फाई ई हो तो लिखेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई, इंटीग्रेशन समाकलन डी फाई ई यहाँ से। अब डी फाई ई का मान यहाँ पर रखेंगे पूरा का पूरा, ठीक है। तो यहाँ रखते हैं, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 से क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे ई का मान कितना है इतना, तो लिखेंगे समीकरण 1 से ई का मान रखने पर तो यहाँ पर रखेंगे ई का मान कहाँ पर, यहाँ पर कितना आया था, इतना वैल्यू आया था। तो ये वैल्यू कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे। रखते हैं आगे, मान रखने पर कितना होगा, तो मिलेगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, बाकी डी एस कॉस थीटा, तो यहाँ पर लिखेंगे डी एस कॉस थीटा। अब देखो अगर हम यहाँ से इतनी चीज़ों को बाहर कर लें, क्यू के साथ इसको बाहर कर लें, ठीक है, इन सबको क्यू और एप्सिलॉन नॉट को, तो मिलेगा फाई ई बराबर, यहाँ इस समाकलन से बाहर कर रहे हैं तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर रहे हैं, तो मिलेगा क्या इंटीग्रेशन, ये देखो क्यू एप्सिलॉन नॉट ये और ये बाहर हो गया है, यहाँ से बाहर कर लिए हैं। इधर क्या बचा है डी एस कॉस थीटा अपान में आर स्क्वायर, ठीक है। यही क्या होता है घनकोण के बराबर होता है, ये क्या होता है डी ओमेगा के बराबर। तो यहाँ लिख रहे हैं चूँकि डी ओमेगा बराबर डी एस कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर होता है इतना। तो यहाँ से डी ओमेगा का समाकलन फार्मूला मिलेगा, इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर होता है 4 पाई, क्या होता है इसका वैल्यू पूरे का होता है 4 पाई। ये जो घनकोण आया है इसका वैल्यू कितना होता है 4 पाई। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह लिखते हैं इंटीग्रेशन डी ओमेगा, और डी ओमेगा का मान कितना है 4 पाई। तो यहाँ पर रखेंगे फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, इसकी जगह कितना वैल्यू, तो डी ओमेगा का वैल्यू होता है 4 पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 पाई। क्या इधर नहीं दिख रहा है क्या, ऊपर देख लो, अगर इधर ना दिखे तो इधर देख लो, यहाँ पर देख लो। हमने कहा मिला है क्या फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू देखो डी ओमेगा है, ये इंटीग्रेशन में समाकलन में इसका मान कितना होता है 4 पाई होता है। कितना होता है इसका मान 4 पाई, यहाँ रखेंगे 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और मिल जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अच्छा इधर भी नहीं दिख रहा था क्या, चलो इधर देख लो, अगर ना दिखे तो यहाँ पर देखो, अच्छे से देखो। तो इसको आप लोग लिख चुके होंगे ना, इसको यहाँ पर देख लो, यहाँ देख लो। हमने कहा कि फाई ई बराबर आ जाएगा क्या क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और यहाँ से मिल जाएगा फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और लिखेंगे यही क्या है, यही गॉस का नियम है या प्रमेय है, यही गॉस क्या है नियम है या फिर प्रमेय है।
तो यहाँ से लिख लीजिए एक पॉइंट करके बढ़िया से यहाँ तक का पूरा कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये डायग्राम पहले ही बनाना था, ये पूरा नोट करना है, कर लीजिए इतना काम, ठीक है। ये क्या है, गॉस का प्रमेय है। अच्छा, अगर यहाँ से ना है तो एक बार रिपीट करते हैं। हमने कहा इसका जो ds और r स्क्वायर है ये वाला वैल्यू, इसके साथ कितना इसका वैल्यू होता है डी ओमेगा, कितना होता है डी ओमेगा, हमने यहाँ पर डी ओमेगा रखा, तो डी ओमेगा इंटीग्रेशन क्लोज इंटीग्रेशन ये, अब डी ओमेगा का वैल्यू कितना 4 पाई, 4 पाई हमने देखो यहाँ पर लिखा है 4 पाई, तो यहाँ से जब 4 पाई लिखा है तो यहाँ से क्या हो गया 4 पाई रख दिए, 4 पाई कैंसिल, एंड यहाँ पर 5 और क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या है गॉस का प्रमेय है, यही क्या है गॉस का प्रमेय है, ध्यान रखें। चलिए, अगर नोट हो गया तो आगे देखें हम लोग। अब देखो इसका होता है गॉस के नियम का अनुप्रयोग आता है, एप्लीकेशंस आता है, तो जो कि हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर ये समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया 2 से 3 बार इस वीडियो को देखना, बार बार रिपीट करना, तो आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है, ठीक है। और एग्जाम में आपको 5 नंबर देगा, ध्यान रखना है आपको। सो इसका एप्लीकेशन हम लोग अगले सेशन पढ़ेंगे, अगले एपिसोड में पढ़ेंगे, जहाँ पर इसका 2-3 एप्लीकेशन पढ़ के और इसको समाप्त कर देंगे, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।